हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत जो जी के इस प्रोग्राम की थीम है, तो उस थीम के पीछे जो सोच हमारी यही थी कि जब अब भारत में अलग अलग कल्चर हैं, विविधताएं हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर एकता आती है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना तब और आसान और मजबूत हो जाता है जब बागडोर होती है कि युवा हाथ में। आपने परिपाटी कायम की है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि लगभग 3 साल पहले जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी तो ये दिखा कि पूरी गवर्नमेंट में कोर्स करेक्शन कर दिया गया था। एलिगेशन बहुत आए कि चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया, सब कुछ चीज़ें रही। लेकिन उसके बाद ये 3 साल रहे हैं, इसमें सरकार के कामों की बातें होती हैं, और जब सरकार के कामों की बातें होती हैं तो हर्ष संघवी के बयानों की बातें भी होती हैं, उनके कामों की बातें भी होती हैं। ये 3 साल कैसे रहे आपकी जिम्मेदारी को संभालने के बाद? खास तौर से ये 3 साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, चुनौती भरे थे, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी थी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण भी थी। तो मैंने हमेशा से ये सीखा है कि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद और बुज़ुर्गों से कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से हर सुबह मैं नई चीज़ें सीखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चुनौतियों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, काम करते करते भूल हर व्यक्ति से होती है, लेकिन भूल से हर चीज़ें हमें सुधरने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो ये 3 साल में मैं गृह मंत्री के रूप पे काम जरूर से करता हूँ, लेकिन हर सुबह उठ के कुछ नई चीज़ सीखता हूँ और सीख के मेरे राज्य के हर एक नागरिकों के कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के कामों के अंदर उसका उपयोग कैसे हो पाए, इसका मैं प्रयास करता हूँ। ये 3 साल मेरे लिए अपने आप के लिए कहीं ना कहीं डेली हर सुबह एक नई चुनौती है, हर सुबह एक नए प्रश्न है, और ये प्रश्न को सबके साथ रह के, क्योंकि जब ये जिम्मेदारी में हो तो आपको सबको साथ में रख के, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड लोग हो, चाहे वो भूतकाल में काम कर लिए लोग हो, ये सभी लोगों को साथ में रख के एक के बाद एक चुनौतियों को कहीं ना कहीं सामना करते हुए हम लोग ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। हर्ष भाई, अगला सवाल मेरा है आपसे कि इन 3 साल के दौरान हमने देखा है आपका एक जुझारू व्यक्तित्व जो एक मंत्री के तौर पर सामने आया है। ऐसे में बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पिछले रोज़ की बात कर रहा हूँ। कल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी और उसमें हमने सुना है कि आपने बहुत ही वक़फ़ के मामले में बहुत ही एक ज़ोरदार प्रेजेंटेशन दिया, और ये भी सुना है कि असुद्दीन ओवैसी के साथ आपकी तनातनी भी हो गई थी। देखिए, मैं ख़ास तौर पे मेरे से बड़ी उम्र के लोगों की कहीं ना कहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति हूँ और तनातनी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिकों के जो मुद्दे हैं उसको ज़रूर से पॉइंट आउट करता हूँ और उसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे राज्य के नागरिकों के विषय में रखता हूँ। जेपीसी के विषय खास तौर पे सार्वजनिक रूप पे उसकी बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर से ये कहूँगा कि वक़फ़ के लिए जो अमेंडमेंट 2024 में आया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और देश के हित में है। मात्र देश के हित में इतना ही नहीं, वक़फ़ बोर्ड के हित में भी एवं मुस्लिम समाज के भी हित में ये है। हमने ख़ास तौर पे अमेंडमेंट के जितने भी बदलाव आए हैं वो बदलाव के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के साथ कल प्रेजेंटेशन किया है। आपने सुना होगा कि सूरत महानगर पालिका की दफ्तर 156 साल से जो दफ्तर सूरत शहर के आम नागरिकों के सिविक प्रश्नों का निकाल जहाँ से होता है, वो 56 साल पुराना दफ्तर अचानक कोई थर्ड व्यक्ति एप्लीकेशन करता है और इतनी बड़ी महानगर पालिका को किसी भी प्रकार की नोटिस बिना रातों रात वो वक़फ़ में चला जाता है। वक़फ़ बोर्ड उसको वक़फ़ प्रॉपर्टी में गिन लेता है। 10 साल तक मेरे शहर के आम नागरिकों ने रात दिन मेहनत करके जो पूंजी जमा की थी, वो पूंजी में से जो टैक्स भरा था, वो टैक्स के रुपए ये केस लड़ने के लिए हमें 10 साल तक कहीं ना कहीं वकीलों में उसका खर्चा हुआ। आज वो खर्चा कौन वापस देगा? इसी प्रकार से महसाना के एक भोगीलाल पटेल करके है जो सालों से एक थिएटर चलाते थे। भोगीलाल पटेल एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है
वो व्यापारी का कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट कहाँ गया? व्यापारी का थिएटर टूटता है रातों रात, इसको कोई भी नोटिस नहीं मिलती है और वो थिएटर वक़फ़ के नाम हो जाता है। आज भोगीलाल पटेल सालों से मेहसाना से अहमदाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी सालों की पूंजी वक़फ़ बोर्ड के मात्र इस प्रकार के गैर जिम्मेदार वर्तन के कारण आज उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं उससे जूझ रहा है और बर्बाद हो गया है। इसी प्रकार से मेरे राज्य के आदिवासी भाइयों का राइट, रिजर्व जंगल फॉरेस्ट की जगह 6 एकड़ जगह रिजर्व फॉरेस्ट जंगल की जगह रातों रात वक़फ़ में ले ली जाती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के हित में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। वक़फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में वक़फ़ बोर्ड की रिजर्व्ड प्रॉपर्टी थी, वक़फ़ बोर्ड के कुछ अधिकारी एवं कुछ लोगों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डर को बेच ली। अभी प्राइवेट बिल्डर को तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेच ली, वो इलीगल है, लेकिन प्राइवेट बिल्डर और वक़फ़ बोर्ड के लोग भले जेल में चले जाए, लेकिन मेरे राज्य के हजारों आम नागरिक जो कहीं ना कहीं विश्वास में आके, उनको तो पता नहीं है वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक़फ़ तो कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी रखती नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो आम नागरिकों ने खरीदी है, वो सालों से जो उनमें रह रहे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ना उनको बैंक लोन मिलती है, ना उनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्लियर है। आज वो आम आदमियों की भूल क्या है? तो मेरा ये जरूर से मानना है कि वक़फ़ का ये जो अमेंडमेंट आया है, वो केंद्र सरकार, खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं और किरण रिजिजू जी को मैं अभिनंदन देता हूं, और मैं मेरे राज्य के सभी आम नागरिकों की ओर से उनको आभार भी मानता हूं कि इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी मात्र गुजरात में नहीं, पूरे देश में हो रही होगी। हर्ष भाई, लेकिन इसमें एक प्रश्न आता है, ये आपका पक्ष हुआ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। असदुद्दीन ओवैसी का कहना ये है, और उनके साथी बहुत सारे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन हो गया तो मुसलमानों का हक खत्म हो जाएगा, संशोधन हो गया तो संविधान की आत्मा खत्म हो जाएगी, सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। ये परसेप्शन है जो पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं वो। देखिए, ये अमेंडमेंट से किसी का सेक्युलरिज्म खत्म नहीं होने वाला है, ना मुसलमानों का हित इसमें गंवाने वाला है। इसमें मात्र और मात्र कोई नुकसान है तो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करके जीने वाले लोगों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को सहयोग करने वाले यही लोग हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, अगर आप अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें कहीं पे भी मुसलमानों के लैंड को, मुसलमानों के हित को खतरा कहीं पे भी नहीं है। खतरा किसको है? तो हर रोज कहीं ना कहीं समाज और ज्ञाति के नाम की राजनीति के बैनर लेके घूमने वाले लोगों को खतरा जरूर से है, लेकिन मेरे देश के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है जी। इस परसेप्शन को ताकत तब मिलती है सर जब नहीं, खबर आती है कि मैंने तो आपको अंदर... मोडस ऑपरेंडी बताई। आप मुझे बताइए, भरूच जैसे केस के अंदर वक़फ़ की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ये लोग ने 2013 में कांग्रेस ने जो गिफ्ट में दिया है देश को, जो अमेंडमेंट 2013 में वक़फ़ का हुआ था, उसके कारण ये प्रकार की छूट मिल रही है। इसके कारण वक़फ़ में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं वक़फ़ के नाम से, आप मुझे बताइए, गुजरात के अंदर 40,000 केसेस हैं, कितनी स्कूल्स खुली, कितने मुसलमानों के लिए हॉस्टल खुली, कितने मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाई गई। उसमें से वक़फ़ की प्रॉपर्टीज में से आप मुझे एक किस्सा दिखाइए। आप क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान मुसलमान बहुमती वाला देश है, टर्की मुसलमान बहुमती वाला देश है, मलेशिया मुसलमान बहुमती वाला देश है, उनके वक़फ़ के कायदे को आप देखिए। हम उनसे भी ज्यादा छूट कांग्रेस ने 2013 में भारत देश में दे ली। ये हालत बना के रखी है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए भी बहुत ही बड़ा खतरा है। ये भरूच का एक केस नहीं है, 2012 का कर्नाटका का केस देखिए, महाराष्ट्र के केसेस देखिए, मैं सिर्फ अनेक ऐसे केसेस ऐड करूंगा सर, एक लाइन बीच में ऐड करूंगा, अपनी पूरी बात आप मैं आपको सही बता रहा हूं। जी। ये सभी नेता जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, सही में वो विषय नहीं है सर। सही में ये उनकी राजनीतिक अस्तित्व का विषय है कि वो कल उठ के इस प्रकार के लोग जो वक़फ़ में बैठ के कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के हित का काम करने के बदले जो काम कर रहे हैं, जिनके कंधों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कहाँ से करेंगे? वो उनके अस्तित्व का सवाल है। ये कोई भी ज्ञाति के अस्तित्व का सवाल पॉइंट मेरा है इसमें। एक पॉइंट ये कि इन परसेप्शन को ताकत तब मिलती है जब खबर ये आती है कि गुजरात के अंदर 108 मज़ार ऐसी हैं जिनको तोड़ दिया गया। एक आम मुसलमान जिसको नहीं पता कि संविधान में लिखा क्या है, या जिसको नहीं पता कि संशोधन में क्या होने वाला है, उसके दिमाग में भरना बहुत आसान है कि संशोधन अगर हो गया तो आज तो 108 मज़ारें टूटी हैं, कल को हो सकता है तुम्हारी मस्जिदें टूटने शुरू हो जाए। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है?
क्या ये 108 आरोप मजार? किसका है? 108 मजारों का आरोप किसका है? असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके साथ के तमाम नेता हैं सर, जो बातें करता हूं, और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। आप ओवैसी जी को पूछिए पहले हाँ, कि ये 108 मजारी उनको दिखी। मैं इसके लिए ही बोल रहा हूं कि ये लोग मात्र और मात्र मजहब के नाम की राजनीति करते हैं। वो 108 मजार कहां बनी थी? जो मेरे राज्य के आम नागरिकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जो जगह सुरक्षित रखी जाती है, वो जगह पे जाके मजार बनाई गई। मात्र मजार तोड़िए। ये मात्र मजार का ही जिक्र क्यों करते हैं? डिमोलिशन मात्र मजार का नहीं हुआ है। इलीगल एंक्रोचमेंट को डिमोलिशन करना ये राज्य के सामान्य नागरिकों के हित का विषय है। ये जगह लोगों की सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखी गई थी। आपका जहां मन किया था आप कुछ भी बना लो, ऐसे कैसे चलाया जाएगा? वो 108 मजार जूनागढ़ में जब तोड़ी गई थी, तब उसके साथ 8 छोटे छोटे मंदिर, मतलब डेयरी टाइप के मंदिर भी वहां बने हुए थे, वो भी टूटे थे। वो क्यों जिक्र नहीं किया उन्होंने? हर्ष भाई, एक आरोप ये मजहब के नाम पे मात्र राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी मजहब के लिए कुछ नहीं किया है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, हर्ष भाई, मेरा स्पष्ट बयान है और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। ये मजहब के नाम पे कंधे पे बैठ के मजहब के लोगों को कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन भटकाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। लेकिन रेशियो, एक सेकंड सर, रेशियो सर 8 वर्सेस और मैं 108 बहुत का है जो स्पष्ट बोल रहा बताया हूं। आपने। मैं दूसरी भी चीज बोलना चाहता हूं। ये 108 नहीं, अगर आप सरकारी जगहों पे कुछ भी बनाएंगे, ये सरकारी जगह कोई एक मजहब के लिए नहीं है। ये सभी समाजों के नागरिकों के हित में सुरक्षित रखी गई जगह है। उस पे अगर कुछ भी बनाओगे तो डिमोलिशन होगा, होगा, होगा और होगा। और उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे चुने गए हैं। कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य की जो जमीनें हैं उसको सुरक्षित रखनी है। इसलिए अब यूपी की तर्ज पर गुजरात में भी बुलडोजर राजनीति शुरू हो चुकी है और एक ही समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। जी ना, ये बिल्कुल गलत आरोप है। गुजरात हमेशा बहुत ही शांतिप्रिय राज्य के तौर पे आगे बढ़ता गया। मेरा राज्य और गुजरात में रहने वाले सभी नागरिकों का मैं आभार मानता हूँ। हमारे वहाँ ईद हो या दिवाली हो, हम लोग सालों से साथ बनाते आए हैं। आज गुजरात देश में सबसे ज़्यादा रोजगारी देने वाला राज्य है। बुलडोज़र इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे जरूर से चलता है। ये बुलडोज़र आज से थोड़ी ना चल रहा है, ये बुलडोज़र आज आया है, ये तो सालों से चल रहा है। जहाँ इलीगल एंक्रोचमेंट है वहाँ जरूर से बुलडोज़र चलता है। हम गुनहगारों के सामना बहुत ही सख्ताई से करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट ये सभी राज्यों की सबसे प्राथमिक और सबसे महत्तम जिम्मेदारी है। बुलडोज़र एक मॉड्यूल जरूर से हो सकता है, लेकिन मात्र बुलडोज़र ही मॉड्यूलर है ऐसा नहीं है। बुलडोज़र के अलावा भी आप देखिए, हमने कई किस्से ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम टाइम में चार्जशीट करते हैं और बहुत ही कम टाइम में हमने सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। हम टेक्नोलॉजी के आधार पर पुलिसिंग करते हैं। हम इस प्रकार के गुनहगारों को कंट्रोल में रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयोग करते हैं। उनमें से हो सकता है कि एक बुलडोज़र भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तक एक भी ऐसा किस्सा नहीं होगा कि किसी की लीगल प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र घुमा हो। एक सिंगल किस्सा भी ऐसा नहीं है। लेकिन हर्ष भाई, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सरकारी जमीनों पे कोई अपना मकान बना ले, कोई अपना बड़ा कारोबार चालू कर ले, और मेरे ही राज्य की सरकारी जमीन पे घर भी बनाओ, आपका कारोबार भी चालू करो, और मेरे ही राज्यों के अंदर आप 2 नंबर के काम भी करो। ऐसा कैसे चलाया जाए? लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव कई बार जुडिशरी का काम करते हुए देखी जा रही है। वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। देखिए, और इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बुलडोजर एक्शन के ऊपर। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, एक भी केस ऐसा नहीं है, एक भी ये केस सुप्रीम ऐसा कोर्ट नहीं का है। स्टेटमेंट है सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट वो उनका व्यू है। हमें जब पूछा जाएगा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हम आप कह रहे हैं गुजरात के अंदर ऐसा नहीं है, बाकी कहीं हो मैं तो गुजरात की ही बात हाँ। कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी गुजरात की है। मेरे गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम न्याय सबके साथ बराबर करते हैं और हिसाब भी बराबर करते हैं, क्योंकि गुजरातियों का एकदम
क्लियर होता है। हिसाब क्लियर रहता हाँ, है। हिसाब क्लियर रहता है। ऐसा सुना है कि कल रात को ही सोमनाथ मंदिर के आसपास भी बुलडोजर घुमा है। नहीं घूमना चाहिए। क्या था, हकीकत क्या थी? नहीं, हकीकत आप नहीं जानते हो। मैं तो जानता हूं, मैं इस देश को प्लेटफॉर्म बताना पर सर आप बता दीजिए। नहीं, भगवान सोमनाथ जी ये हमारी आस्था का सबसे विशेष केंद्र है, और सोमनाथ के आसपास में कहीं पे भी सरकारी जगहों पे, चाहे वो कोई भी धर्म के, एंक्रोचमेंट हो तो वो हटानी हमारी जिम्मेदारी है, और वही काम हम कर रहे हैं। अभी काम चालू है, एक बार पूर्ण हो जाने के बाद मैं उस पर ज़रूर से बहुत ही क्लियर और डिटेल्ड बयान आपको दूंगा, क्योंकि आज काम चालू है। काम एक बार ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपसे डिटेल्ड चर्चा उस पर ज़रूर से करूंगा। इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले सर, मैं और सर आपस में बातें कर रहे, तो इनके मन में एक फांस थी। जो आपने ईद और दिवाली की बात की, उन्होंने गरबे की बात की कि 12 बजे गुजरात के अंदर गरबा पूरा बंद हो जाता है, पुलिस पूरा बंद करा लेती है, जबकि गुजरात की तो पहचान है गरबा। अरे भाई, गुजराती सुबह 5 बजे तक गरबा खेलेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये आप गृह मंत्री यहाँ से ये वादा कर रहे हैं कि प्रशासन की इन चीज़ों में बदलाव होगा? अरे भाई, पिछले साल भी कांग्रेस ने मेरे पे PIL की थी कोर्ट में। गुजरात में गुजराती गरबा नहीं खेलेंगे तो क्या बाहर जाके खेलेंगे? अब तो गुजराती पूरी दुनिया में गरबा खेलते हैं। मैं खाली गुजराती की बात नहीं करता हूँ, हम लोग के वहाँ लोहड़ी भी इतनी अच्छी बनती है, भांगड़ा भी इतना ही अच्छा करते हैं हम लोग के वहाँ। लोग मतलब त्यौहार मनाने वाले लोग हैं हम। तो त्यौहार तो खुशियों का त्यौहार है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, माँ अम्बा की भक्ति करते हैं। माँ अम्बा की भक्ति भरपूर और आनंद से होगी, उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। गरबा सुबह 5 बजे तक चलेगा, 12 बजे बंद नहीं होगा? देखिए, टेक्निकल जो विषय है आप उसमें मुझे बहुत मत डालिए, लेकिन गरबा लोग उत्साहपूर्वक जितने बजे तक खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे। चलिए आगे। मैं साउंड के विषय पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल साफ है। दूसरे विषय पर अब चलते हैं, ड्रग्स। ड्रग्स के मामले में पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो लगातार गुजरात पुलिस और आपका विभाग काम कर रहा है। बड़ी मात्रा में गुजरात से ड्रग्स बरामद किया जा रहा है। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि क्या पहले भी ड्रग्स गुजरात में इतना ही आता था, पकड़ा नहीं जाता था, या अब ज़्यादा आने लगा है? देखिए, गुजरात, खास करके गुजरात में 1600 किलोमीटर की समंदर की सीमा है जी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल आसपास की जो पड़ोसी देशों में जो चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस जो आए, उसके बाद जिस प्रकार से ड्रग्स की तस्करी देश नहीं दुनिया भर में पड़ी है। और ड्रग्स का विषय ये कोई मात्र भारत देश का विषय नहीं है। आज दुनिया भर में ड्रग्स एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए, ड्रग्स लेना मतलब बहुत ही सामान्य विषय बन गया है, लेकिन फिर भी आज भी भारत देश कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही सुरक्षित है। और उसमें भी गुजरात में तो हम लोग एक अभियान नहीं चला रहे, हम तो जंग लड़ रहे हैं ड्रग्स के सामने। ये 1600 किलोमीटर की समंदर की सीमा होने के बावजूद जो काम गुजरात पुलिस ने किया है अन्य एजेंसियों के साथ मिलके, ये अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ काम है। मैं ड्रग्स के मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि समाज के सभी वर्गों की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ड्रग्स के सामने की लड़ाई में राजनीति नहीं, लेकिन संयुक्त रूप से समाज का ये दूषण हटाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, मीडिया हो या सामाजिक संस्थाएं हो। मैंने गुजरात विधानसभा में भी कई बार मेरे विपक्ष के साथियों को बोला है कि ड्रग्स पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस दिवाली का त्यौहार हो, होली हो या अपने घर में परिवार में किसी का जन्मदिन हो, सबको त्याग करके भारत पाकिस्तान की सीमा पे जाके समंदर की तेज लहरों के सामने लड़ के ये पाकिस्तानियों की गोलियों का सामना करके भारत देश के अंदर ड्रग्स घुसने से बचाने की बहुत ही बड़ी सफलता गुजरात पुलिस एवं अन्य एजेंसियों को मिला है। जी। पिछले 3 साल में
हमने अभी तक 780 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सफलता है। और खाली एटीएस ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल की बात। पेडलर्स को पकड़ने में भी बहुत ही बड़ी सफलता गुजरात के अंदर मिली है। तीसरी, आजकल डार्क वेब का बहुत ही बड़ा उपयोग हो रहा है। आपने देखा होगा गुजरात साइबर क्राइम ने किस प्रकार से डार्क वेब के केसेस को भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट गुजरात साइबर क्राइम को मिला था। सॉफ्ट टॉयज़ है, चॉकलेट्स है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, स्कूल बुक्स के अंदर पेपर के ऊपर लगाया होता है ड्रग्स। ये अपने आप में पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके पीछे गुजरात पुलिस की ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सबका उपयोग करके ये अपने आप में 10 से ज़्यादा केसेस मात्र 1 साल में डार्क वेब के पकड़े। देखिए, मैं कोई जो लोग गुजरात के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपको, ड्रग्स कैपिटल राज्य पूरे देश में कौन कौन सा है आपको नहीं पता है? चुनावी रैलियों में ड्रग्स के बारे में क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे थे आपने नहीं सुने थे? आप उनसे पूछिए कि सरकार बनाने के बाद एक काम ड्रग्स के विरोध किया हो तो। मात्र और मात्र चैनलों को अच्छी अच्छी ऐड देनी और उसके अंदर ड्रग्स की बातें करनी। ग्राउंड में ड्रग्स के लिए क्या किया आपने? आप राज्य का नाम लेके बात कर सकते हैं। नहीं, मैं बताइए, आपको पता ही है पंजाब की बात कर रहा हूं मैं कोई चीज़ छुपाता ही नहीं हूं। मैं तो बहुत क्लियर बोलने वाला व्यक्ति हूं भाई, इसमें छुपाने जैसी बात ही नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को पता है पहले नंबर का राज्य कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन सा है। गुजरात एटीएस ने मात्र गुजरात राज्य से ड्रग्स पकड़ा ऐसा नहीं है। आप जो शहर में बैठे हो वहाँ से भी पकड़ा है, कलकत्ता के पोर्ट से भी पकड़ा है, पंजाब की जेल से भी पकड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स पे अवेलेबल है। जी न्यूज़।